Good morning, students of class 10th, subject Political Science, chapter number 2, Federalism, and today's topic is How is Federalism practiced in India? Students, आज हम डिस्कस करेंगे कि फेडरलिज्म की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई, ये क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको दर्ज किया और ये कैसे सक्सेसफुल रही इन इंडिया। तो जो इसकी मेन वजह रही फेडरलिज्म की कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको अपनाया, तो इसकी मेन वजह रही क्योंकि डाइवर्सिटीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा थी, लैंग्वेजेस में, रिलीजन में, कस्टम में, कल्चर में। तो इसकी वजह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म को अपनाया। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, according to 2011 census, more than 1300 languages were recorded, which people mentioned it as their mother tongue. Out of these 22 languages are now included in the 8th schedule of Indian Constitution and are therefore called scheduled languages, and others are called non-scheduled languages. In terms of languages, India is perhaps the most diverse country in the world. तो इसकी वजह से फेडरलिज्म को अपनाना पड़ा, क्योंकि लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा डाइवर्स थी इंडिया में। 1500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस है इंडिया में। तो फिर उसको देखते हुए लगभग 22 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन ने एज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज दर्ज किया। स्टूडेंट्स, अगर आप इंडिया की ज़बानों को देखोगे तो कोई एक लैंग्वेज पूरी कंट्री की मदर टंग नहीं है। सबसे ज़्यादा बोलने वाली ज़ुबान हिंदी है, जो सिर्फ 44% ही इंडियंस की मदर टंग है। तो इसका मतलब है कि हिंदी कंट्री के पूरे लोग बोलते या समझते नहीं हैं। इसको देखते हुए शेड्यूल्ड लैंग्वेज को दर्ज किया गया इंडिया में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो 22 लैंग्वेज को अपनाया गया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज, वो है असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ज़बानों में जो ये अलग अलग होने की वजह से, ज़बानों में जो इतनी डाइवर्सिटीज़ थी लैंग्वेजेस में, उसकी वजह से 1947 के बाद बहुत सारे जो स्टेट्स बनाए गए इंडिया में, वो बनाए गए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, कि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं उस अकॉर्डिंग टू इनको स्टेट्स को अलग अलग रखा गया। यही फेडरलिज्म की बेस को देखकर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया एमंग डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ ऑफ कंट्री। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो लैंग्वेजेस के बेसिस पर स्टेट्स को डिवाइड करके उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ताकि कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और फेडरलिज्म सक्सेसफुल रहे। दूसरी थी लैंग्वेज पॉलिसी। हमारे आईन ने मुल्क की डाइवर्सिटी को देखते हुए किसी भी एक ज़बान को कौमी ज़बान यानी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया, बल्कि हिंदी को इंग्लिश के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और साथ ही बाकी जो लैंग्वेज थी उनको एज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। साथ में स्टेट्स की भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, जो वहाँ की रीजनल या लोकल लैंग्वेजेस, उनको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, ताकि एक ही ज़बान वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई कॉन्फ्लिक्ट्स कंट्री में ना उठे, जैसा कि श्रीलंका में हुआ था। आप इंडिया में देखोगे तो साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के काफ़ी रीजन्स में ना तो हिंदी बोली जाती है ना समझी जाती है। वहाँ उनकी लोकल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है स्टेट की, और हिंदी उनको थोपा नहीं गया जैसे श्रीलंका में हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस की गई इंडिया में और ये क्यों सक्सेसफुल रही। सक्सेसफुल इसीलिए रही क्योंकि इंडिया में डिफरेंट रीजन्स, लोकल लैंग्वेजेस, कल्चर, कस्टम, रिलीजन्स को बराबर के हक दिए गए, उनको उनके बीच पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया।
तो इसकी वजह से जो इंडिया में जो फेडरलिज़म है वो सक्सेसफुल रहा। थैंक यू।